गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजन आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी जुलाई मंथ की है। तो अभी हमारी यहाँ पे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है, जिसमें कि हमारी 2 लेसन आ चुकी है। आई होप कि आप लोग वो दोनों लेसन देख लिए होंगे, क्योंकि अगर आप लोग नहीं देखे हो तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले की जो भी टॉपिक्स है प्लीज़ उसे कवर कर ले। आज यहाँ पे ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस कंप्लीट कर दूंगी। स्टार्ट करूँगी नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ, एंड देन यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकल बिल्स देखूंगी कि ये बिल आया है। तो बिल में ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन हाँ देखने का कोशिश करेंगे कि क्या न्यू करने की कोशिश की जा रही है, और प्रेस वगैरह और पीरियोडिकल जो है उसकी रजिस्ट्रेशन के बारे में बात की जा रही है, तो देख लेंगे। और न्यूज़ इन शॉर्ट से छोटे छोटे न्यूज़ है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे लोग जो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, आई होप कि आप लोग सिविल सर्वेंट बनने के लिए ही इस मैगज़ीन को फॉलो कर रहे हो। और भी अगर कोई भी आप लोग एग्ज़ाम वगैरह देते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट मेजॉरिटी ऑफ यू जो है वो प्रिपेयर कर रहे होंगे सिविल सर्वेंट के लिए। तो इसलिए यहाँ पे देखते हैं कि नेशनल स्टैंडर्ड्स क्या रखा गया है सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। तो बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूशन है ये आपका डेवलप किया गया है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन हेडक्वार्टर्स और वेब पोर्टल और अप्रोच पेपर जो है वो यहाँ पे नेशनल स्टैंडर्ड्स का होगा, जो कि इनॉग्रेट किया जाएगा। साथ ही अगर आप लोग देखो तो हमारा देश जो है वो पहली ऐसी कंट्री होगी पूरे वर्ल्ड में जिनमें एक यूनिक मॉडल लाया जा रहा है और एक स्टैंडर्ड यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के लिए, वो भी नेशनल लेवल पे। तो ये आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात है। साथ ही अगर आप लोग देखो तो हमारे देश में ऑलरेडी स्टैंडर्ड भी है, एक्रेडिटेशंस भी है कि हायर एजुकेशन में, हेल्थ केयर में और इन्वायरमेंट में। तो अभी हम लोग सिविल सर्विस के फील्ड में भी इसको लेकर आएंगे। स्टैंडर्ड्स अगर हम लोग देखें तो वो यहाँ पे सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर यहाँ पे जितने भी सिविल सर्वेंट होंगे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा कि कैसे जो भी चैलेंजेस निकल कर आ रही है 21st सेंचुरी की, उसको कैसे टैकल कर पाएंगे। अब इस इंस्टीट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि एक बेसलाइन यहाँ पे क्रिएट करना, जो कि सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के लिए होगा, जो कि आज की डेट में जो करंट कैपेसिटी है, और करंट कैपेसिटी कहने का मतलब है कि जितनी भी यहाँ पे सिविल सर्वेंट आएंगे तो उनकी क्वालिटी और जो कैपेसिटी है ट्रेनिंग डिलीवरी का, इन सब को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। और साथ ही जो ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड है ना वो हार्मोनाइज होना होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग की स्टैंडर्ड है वो ऐसी हो जो कि हर एक चैलेंजेस की जो स्टैंडर्ड है उसको, उसके लेवल को मैच कर सके। साथ ही यहाँ पे एस्पिरेशंस भी सेट करना होगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए कि वो यहाँ पे एक्सीलेंस की तरफ बढ़े। क्योंकि आप देखते हो कि जो लबासना में ट्रेनिंग होती है सिविल सर्वेंट लोगों की, तो उसमें आप लोग देखते हो कि एक अलग लेवल की वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। आप सबका ड्रीम होगा कहीं ना कहीं लबासना जाने का, तो उस ड्रीम को बरकरार रखिए और जितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं हार्ड वर्क कीजिए। अभी आप लोग देखो कि मेंस की पेपर चल रही है, तो जो भी यहाँ से मेंस दे रहे हैं उन्हें तो ऑलरेडी मैं ऑल द बेस्ट कह चुकी हूँ, और फिर से कह रही हूँ कि अभी GS2 GS3 और GS4 और ऑप्शनल बाकी है। लेकिन जो भी एसए की पेपर हो चुकी है, GS1 GS2 की पेपर हो चुकी है, तो उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखते रहिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो क्योंकि विजन आईएएस की जो मैगजीन अभी हम लोग डील कर रहे हैं मंथली, तो ये बेसिकली आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके मेंस आंसर राइटिंग में। फाइन, तो देखिए सिग्निफिकेंस क्या है जो स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। तो सबसे पहले है कि एडजस्ट करना जो भी सिविल सर्वेंट की आउटलुक मेथड है, और जिससे कि जो आज की डेट में जो भी ज़रूरत है, आप देखते हो कि बैक टू बैक बहुत सारे सिविल सर्वेंट जो है वो करप्शन के फील्ड में इंडल्ज हो रहे हैं और करप्शन की चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते जा रही है, ठीक है। नंबर्स ऑफ यहाँ पे आपको सिविल सर्वेंट देखने को मिलेंगे, और आज की डेट में जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं उसको टैकल करने में, ये कहने का मतलब है कि वो टैकल करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, अप टू द मार्क नहीं है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे इस तरीके का स्टैंडर्ड लाने की कोशिश की जा रही है। सेकेंड है कि एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करना है जिससे कि हम लोग कंटिन्यूसली ये बिल्ड कर सके कैपेसिटी, और जो भी टैलेंट पुल है, जितने भी लोगों में यहाँ पे टैलेंट है उनको और ज़्यादा अपडेट करना। साथ ही जो एफिशिएंसी है इम्प्रूव करना कि हाँ हर तरीके का काम आप कर सकते हो, हर तरीके की जो भी चैलेंजेस है उसको ओवरकम किया जा सकता है। अब देखते हैं कि नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, इसमें 8 पिलर ऑफ एक्सीलेंस की बात की जा रही है। सबसे पहले है कि ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट। इट मीन्स कि जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो 6 मंथ्स की हो, 1 ईयर्स की हो, 11 मंथ्स की हो, तो हर एक
सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद असेसमेंट होना चाहिए। और असेसमेंट कैसे होता है, तो ऑब्वियस है कि एग्ज़ाम के ही थ्रू होता है। मेरी भी जब ट्रेनिंग हुई थी तो उसमें भी हमारे 1 मंथ के बाद एग्ज़ाम हुई थी, तो इसलिए ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट, और बीच बीच में भी एग्ज़ाम होते रहती है, तो उससे पता चलता रहता है कि आप ट्रेनिंग के दौरान कितना सीख पाए। साथ ही फैकल्टी डेवलपमेंट, अच्छे फैकल्टी होते हैं, एक अच्छे फैकल्टी कहने का मतलब है कि जो भी टॉपिक वो डील करवाते हैं, अगर वो अच्छे तरीके से यहीं पे ट्रेनिंग में ही समझा देते हैं, तो ऑब्वियस है कि जब फील्ड में हम लोग उतरते हैं काम करने के लिए, तो उस समय हमें सहूलियत होती है, उस समय हमें समझ में आता है कि हाँ बेसिकली जो हमने पढ़ा उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। साथ ही रिसोर्स टारगेट है। आप जानते हो कि हमारे देश में रिसोर्स की कमी है, तो मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम अरेंजमेंट करने की कोशिश करनी है, तो इसलिए रिसोर्स टारगेट यहाँ पे लेकर चलना है। और 4th पिलर है डिजिटाइजेशन। आज की डेट में आप देख रहे हो कि पेपर वर्क बहुत कम हो रहा है। बहुत सारे ऐसे भी ऑफिस है जहाँ पे जो आप देखोगे कि पेपर वर्क पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, पूरी तरीके से वो ऑफिस ही डिजिटाइज हो चुका है। तो मेनली फोकस इसी पे करना है कि डिजिटाइज हो। साथ ही ट्रेनी सपोर्ट हो, जितने भी ट्रेनी हो उनको सपोर्ट भी करना है। कोलैबोरेशन करनी है, यानी कि आप समझो कि जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं वो किसी एक व्यक्ति या फिर एक कहीं भी लोगों के द्वारा नहीं चला जाता है, एक कंपनी के द्वारा भी नहीं चलाई जाती है। बहुत सारे लोगों का एक गुट चाहिए, एक कोलैबोरेशन चाहिए, तभी ये सक्सेस हो पाता है। ट्रेनिंग एवोल्यूशन होनी चाहिए। हर साल आप देखो कि जितने भी न्यू सिविल सर्वेंट आते हैं उन सब के लिए ट्रेनिंग जो है हर साल, क्योंकि चीज़ें बदलती है। और एक कहते हैं हम लोग कि कुछ चीज़ों का, जैसे आप देखते हो कि काफ़ी पुराने समय से अगर कोई केस चलते आ रहे हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए विथ टाइम जो मेथड है उसमें भी कुछ अपडेट करनी होती है। साथ ही ऑपरेशंस एंड गवर्नेंस की बात करें तो इस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि 8 पिलर ऑफ ये इंस्टीट्यूशन की है। करंट इशू क्या निकल कर आ रहा है इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की बात करें तो लैक ऑफ ट्रेनिंग है। कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा एम्फेसिस जो दिया जाता है वो एंट्री पॉइंट में दिया जाता है और इन सर्विस ट्रेनिंग में दिया जाता है, जो भी हायर सिविल सर्विस होते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विस हो गए, सेंट्रल और स्टेट क्लास 1 सर्विसेज हो गए। ट्रेनिंग में क्या है कि मिडिल और जो लोअर लेवल जो पर्सनल है ना, उनको यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा है। तो नेग्लेक्ट किया जाना चाहिए, क्या नेग्लेक्ट कर देना जाना चाहिए? तो नहीं। देखिए, जो मिडिल और लोअर लेवल जो पर्सनल होते हैं उनकी ट्रेनिंग को बहुत ही बेटर तरीके से लेकर चलना चाहिए, क्योंकि अधिकतर आप देखोगे तो मिडिल और लोअर लेवल के ही पर्सनल होते हैं, जिसमें कि ऑल सिविल सर्वेंट आप देखो 80 to 90% होते हैं जिनके पास कोई ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी ही नहीं होती है। तो सबसे पहली पॉइंट है कि ट्रेनिंग सही तरीके से नहीं मिलता। सेकेंड है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का कंटेंट होता है वो हमेशा रेलिवेंट नहीं होता, मीनिंगफुल नहीं होता ट्रेनीज़ के लिए, और कोई रिलेशन नहीं होता कि क्या ट्रेनिंग में पढ़ाया जा रहा है और क्या एक्चुअल आप जो है इम्प्लीमेंट करोगे। कई सारी चीज़ तो मुझे भी लगा था कि जो ट्रेनिंग में पढ़ाया जा रही थी, लेकिन अभी तक जब मैं जितने भी 8 मंथ्स हुए हैं, तो अभी तक जितनी भी चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट की हूँ उसमें कुछ चीज़ें ऐसी ट्रेनिंग में थी जो कि अभी तक कोई भी समय नहीं आया, मुझे ऐसा चांस नहीं मिला जिसको मैं इम्प्लीमेंट करूँ। सो दिस इज़ ट्रू कि ये कंटेंट जो है वो वैरी करता है। साथ ही करिकुलम की अगर हम लोग बात करें तो मोस्ट ऑफ द जो केसेस होती है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में, वो एक लेक्चर मेथड ही वो फॉलो करते हैं। बट मुझे जहाँ तक कि लगता है कि लेक्चर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना बहुत बोरिंग लगने लगता है। तो मुझे लगता है कि फील्ड वर्क आर मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग सिविल सर्वेंट है और हमें फील्ड वर्क और पेपर वर्क दोनों का नॉलेज होना चाहिए साइमल्टेनियसली। तो वो चीज़ें हमें ट्रेनिंग में नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से आज की डेट में जब फील्ड में जाती हूँ तो किस तरीके से एक एथिक्स के साथ काम करना होता है, एक वहाँ पे कैसे आपका एटीट्यूड होना चाहिए, किस तरीके से आप जो है भीड़ को संभाल सको, भीड़ को जो है एक होता है ना कि बहुत ही पीसफुल तरीके से उसको मैनेज कर सको, ये सारी चीज़ें जो है मैं यहीं आकर सीखी हूँ, हमें ट्रेनिंग में नहीं सिखाया गया। साथ ही पुअर एवोल्यूशन है। ट्रेनिंग सिस्टम जो है ये एजुकेशन के साथ लिंक नहीं है, रिसर्च के साथ लिंक नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ न्यू रिसर्च होकर वहाँ पे आपको बताया जाएगा, बस वही जो कानून है, जो किताबें हैं, वही किताबी ज्ञान ही दी जाती है। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि इसको थोड़ा सा चेंज करना है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि अलॉन्ग विद द नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, तो और क्या करना चाहिए, मेनली यहाँ पे फोकस करना चाहिए 4 E's में। इट मीन्स कि सिविल सर्विस ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पे एम्पावर्ड लर्निंग, इफेक्टिव लर्निंग, एक्सप्लोरेटरी लर्निंग एंड इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग होनी चाहिए। इट मीन्स कि सबसे पहले तो वो जो ट्रेनिंग है उसको एम्पावर करने की ज़रूरत है, इफेक्टिव करने की ज़रूरत है कि ट्रेनिंग में आप जो भी चीज़ें सिखा रहे हो ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो सिविल सर्वेंट को आगे चल के फील्ड वर्क में काम आए, उनके ऑफिस वर्क में काम आए। बहुत सारी ऐसे काम है जो कि अभी तक मुझे काम नहीं आया, मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रही हूँ। एक्सप्लोरेटरी ट्रेनिंग, यानी कि एक्सप्लोर करना चाहिए ट्रेनिंग पीरियड में। ऐसा नहीं है कि बस आए और किताबी ज्ञान देकर चले गए और हम लोग कुछ एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे लर्निंग भी होनी चाहिए। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि कंप्यूटर को सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक चीज़ ये भी मैं लैक की फील की हूँ कि कहीं भी इससे भी जो है डिजिटाइज नहीं है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग नहीं है, ई लर्निंग नहीं होता है। ई लर्निंग में भी लोगों को एक्सपर्ट करना चाहिए, जिससे कि लोग जो है ना आगे चल के वैसे ही लोग तो अगर ई लर्निंग में एक्सपर्ट होंगे तभी तो आगे चल के वैसे ही लोग जो है अपने ऑफिस को जो है डिजिटाइज़ कर पाएंगे। साथ ही जो नॉन परफॉर्मर है उनको रिमूव करना चाहिए। सिविल सर्वेंट्स जो भी यहाँ पे पाए जाते हैं कि वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे तो उनको डिसमिस कर दो या फिर प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दो। इससे क्या हो पाएगा कि एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो यहाँ पे निकल कर आएगा। लोगों के अंदर जो है अगर काम करने की इच्छा नहीं होगी तो भी वो फोर्सफुली काम करेंगे और सही तरीके से काम करेंगे। करप्शन कम हो पाएगा और करप्शन में ज़्यादा लोग जो इंडल्ज होते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। मीट करिए ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे आप देखो कि क्या होता है कि एक जैसे हम लोग काम करते रहते लेकिन ऐसा होना चाहिए कि बीच बीच में ब्रेक करके कुछ न्यू ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो नॉलेज है, कॉम्पिटेंस है, वो यहाँ पे डेवलप करने की ज़रूरत हो जाती है। साथ ही मॉनिटरिंग की अगर बात करें तो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है वो सेटअप करना चाहिए, जिससे कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो सके नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी की तो उसको यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें। सो दीज आर द यहाँ पे वे फॉरवर्ड है, जो कि बहुत ही बेटर तरीके से कहा गया है कि किस किस एरिया पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए ट्रेनिंग देने में। अब देखते हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव ऑलरेडी लिया गया है जिससे कि सिविल सर्वेंट की फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सके। तो इससे पहले आप लोगों को पता है कि एक मिशन कर्मयोगी आया था। ये इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि सारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट है ना उनको यहाँ पे उनके रैंक के अकॉर्डिंग जो है वो कंटिन्यूस ट्रेनिंग, जो भी उनका डोमेन एरिया है उनमें वो ट्रेनिंग करने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया गया है। इसका एम है कि फ्यूचर रेडी करना है जो भी सिविल सर्विस है विथ राइट एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आरएम है। आरएम भी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। ये पहली बार ऐसा कॉमन फाउंडेशन कोर्स है सिविल सर्वेंट के लिए। साथ ही नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी भी है, जिसको कि यहाँ पे 1996 में अडॉप्ट किया गया था और 2012 में रिव्यू भी किया गया, जिससे कि एक प्रोफेशनल, इम्पार्शियल और एफिशिएंट सिविल सर्वेंट जो है वो निकल कर आए, जिसमें कि ये रिस्पॉन्सिबल हो कि सिटीजन्स को क्या ज़रूरत है और इंश्योर कर सके कि कैसे यहाँ पे क्या नॉलेज, स्किल्स वगैरह या एटीट्यूड वगैरह उनमें होना चाहिए। लैटरल एंट्री का भी यहाँ पे प्रोविज़न है। आपने देखा था कि डायरेक्ट इंडक्शन कराने की बात की जा रही है कि कोई भी डोमेन एक्सपर्ट्स हो तो वो मिडिल और सीनियर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में, तो उनको यहाँ पे लैटरल एंट्री यानी कि बीच से ही उनको एंट्री देने की इजाज़त दी गई है, ना कि जो रेगुलर सिविल सर्वेंट की जो एग्जामिनेशन होती है, ये जो नेवर एंडिंग एग्जामिनेशन साइकिल है, इससे निकल कर जो बच्चे जाते हैं प्रॉपर लबासना में ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद उनको पोस्टिंग मिलती है अपनी कैडर के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से नहीं, बीच में ही कहीं भी अगर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो चुके हैं और उसी फील्ड की जो है एक्सपर्ट यहाँ पे सिविल सर्विस वाले फील्ड में ज़रूरत है, तो उनको यहाँ पे एंट्री कराया जा सकता है। तो ये सारे कुछ ऐसे इनिशिएटिव है जो कि ऑलरेडी हमारे कंट्री में लिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक बात की गई है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये डेवलप किया गया है नेशनल कैपेसिटी कमीशंस। तो क्या ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्या है इसकी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बनाया गया है गज़ेटेड ऑफ इंडिया इन 2021 में। कोर पर्पस इस कमीशन का है कि क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करना और एक यूनिफॉर्म अप्रोच लेकर चलना, ठीक है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है और कंप्लीट एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है यहाँ पे। अगर इस कमीशन की बात करें तो यहाँ पे 3 मेंबर होते हैं, जिनको यहाँ पे इंटरनल सेक्रेटेरिएट के द्वारा यहाँ पे सपोर्ट भी किया जाता है। सेक्रेटेरिएट जिसको कि ऑफिसर के द्वारा हेड भी किया जाता है। अब इनकी फंक्शन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि फैसिलिटेट करना है जो भी यहाँ पे एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स है किसी डिपार्टमेंट की, मिनिस्ट्रीज़ की, एजेंसीज़ की। साथ ही प्रिपेयर करना है एनुअल स्टेट ऑफ सिविल सर्विस रिपोर्ट। साथ ही अप्रूव करना है जो नॉलेज पार्टनर है मिशन का। साथ ही यहाँ पे इवॉल्व करना है एक हारमोनियस सिलॉयड जो अप्रोचेस है जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव हो सके। यानी कि आप समझ रहे हो कि पेपर वर्क इतना होता है। आप ऑफिस में, सरकारी दफ्तर में जाओगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे पेपर्स होते हैं जो कि रेड कपड़े में उनको बांध के, जो पुराने पेपर्स होते हैं उनको रेड कपड़े में बांध के रखा जाता है। उन सबको जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि उन सबको रिप्लेस करना होगा। सारी चीज़ें डिजिटाइज़ होनी चाहिए, जिससे कि ये पेपर का जो आप जानते हो कि पेपर भी जो है ट्री कटिंग के बाद ही बनता है। तो इससे भी आप देख रहे हो कि ट्री को इतने लार्ज नंबर पे काटा जा रहा है जो कि इसको पेपर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की डेट में हम लोग एफॉरेस्टेशन की बात करते हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। और ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने का एक सलूशन ये भी है, घटाने का एक सलूशन ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एफॉरेस्टेशन करें। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे नेशनल स्टैंडर्ड जो कि इंस्टीट्यूशन के लिए, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूशन के लिए रखा गया है।
सो आई होप यू लाइक दिस लेसन, और आपको समझ में भी आया होगा कि हम लोग यहाँ पे किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और क्या क्या यहाँ पे न्यू इम्प्लीमेंटेशन और स्टैंडर्ड रखने की बात की गई है. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस 8 पिलर्स ऑफ एक्सीलेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, जो कि यहाँ पे हर एक सिविल सर्वेंट के अंदर होना ही चाहिए. कमिंग टू द नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकली बिल. ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल लाया जा रहा है और ये रिवाइज़ करेगा जो इससे पहले जो कानून है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 का. तो ये जो कानून था ना, इससे सरकार को काफ़ी हेल्प होता था कि वो प्रेस वगैरह को काफ़ी कंट्रोल कर पाते थे, और जो बुक पब्लिश किया जा रहा है, किसी की भी बुक पब्लिश की जा रही है, उसको रेगुलेट करना है, तो वो भी इस कानून के द्वारा ही होता था. तो इससे क्या है कि आप देखो कहीं ना कहीं जो लोगों की यहाँ पे स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो फ्रीडम है उसको कर्व करने का सरकार कोशिश करती थी, जो कि होना भी चाहिए. इस कानून के अंदर क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर को अपॉइंट करते थे इंडिया के लिए, और ये जो प्रेस रजिस्ट्रार है ये मेंटेन करते हैं इन प्रिस्क्राइब मैनर, जो कि न्यूज़पेपर के जो रजिस्ट्रार होते थे. इस कानून की एक ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं. सबसे पहले आप देखो ये स्टार्ट हुआ है सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 से, जो कि यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इम्पोज़ किया गया था. और क्योंकि प्रेस आप देखते हो कि फ्रीडम हो हमारे देश में, और साथ ही साथ ये फिर रिट्रैक्टेड किया गया 1818 में, जो कि लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा. और जो एक्टिंग गवर्नर जनरल है जॉन एडम्स, वो यहाँ पे लाइसेंसिंग जो रेगुलेशंस है 1823 का उसको यहाँ पे इनैक्ट किए. फिर गवर्नर जनरल जो मेटकैफ है उनके द्वारा ये ऑर्डिनेंस को एबॉलिश कर दिया गया. तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा पापड़ बेल के ये एक कानून यहाँ पे निकल कर आया है. बट आप समझते हैं कि हम लोग को प्रेस को रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि आप देखते हो कि प्रेस मीडिया जो है आज की डेट में आउट ऑफ कंट्रोल है. इससे क्या होगा कि मीडिया आउटलेट जो है वो अकाउंटेबल हो पाएंगे, और मीडिया में आप देखते हो कि कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी न्यूज़, ऐसी बातें होती है जिससे कि आम जनता की जो राइट्स है वो कहीं ना कहीं वॉयलेट होते हैं. और तो यहाँ पे क्या है कि वॉयलेशंस को रोकना है, अकाउंटेबल होनी चाहिए, ये बात है. साथ ही यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए रेगुलेशंस का, जितने भी यहाँ पे प्रिंट या फिर डिजिटल मीडिया है. साथ ही आप देखते हो कि आज के डेट में मेन जो यहाँ पे प्रॉब्लम है, मुद्दा है, वो है फेक न्यूज़ का, र्यूमर का. गलत न्यूज़ इतने ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो पाते हैं, और जो मुद्दे की बात है उसको तो कभी प्रेस मीडिया वाले दिखाते ही नहीं है. फालतू की न्यूज़ इतना ज़्यादा फॉरकास्ट करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो काम की चीज़ें हैं वो नहीं. साथ ही सिंप्लीफाई करना है जो भी प्रोसीजर है यहाँ पे न्यूज़ मीडिया आउटलेट को कंप्लाइंस करने के लिए और रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो उसको भी यहाँ पे देख कर चलना है. ओके, अब देख लेते हैं कि बिल में क्या क्या साइलेंट फीचर्स रखा गया है. ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि यहाँ पे डिजिटल मीडिया को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के स्कैनर के तहत लाना है. रजिस्ट्रेशन में कहा जा रहा है कि एक बार अगर बिल पास हो गया तो जो डिजिटल न्यूज़ मीडिया है, पब्लिकेशंस हैं, इनके पास इनको रजिस्टर करना होगा प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास, वो भी 90 डेज़ के विदिन, यानी कि 3 महीना यहाँ पे दिया गया है. पावर ऑफ एंटिटी अगर देखें तो गवर्नमेंट एंटिटी है जिनके पास पावर है कि वो यहाँ पे एक्ट करेंगे डिजिटल पब्लिकेशंस के अगेंस्ट में. अगर कोई भी आप देखते हो कि ऑनलाइन जो है कोई भी फेक न्यूज़ आती है, वीडियोज़ भी आती है, तो वो ऐसे वायरल हो जाती है कि जैसे पूछो मत, तो उसको रोकने में ये मदद करेगा. साथ ही सिंप्लीफाई किया जाएगा, यानी कि सिंपल सिस्टम होगा ई पेपर को रजिस्टर करने में. साथ ही रूल मेकिंग अथॉरिटी भी यहाँ पे होंगे, यानी कि इस बिल के तहत यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार दिया जाएगा कि आप एप्रोप्रिएट रूल्स रेगुलेशंस जो है वो फ्रेम कर सके. एपेलेट बोर्ड होगा, यानी कि जहाँ पे अपील किया जा सकता है, तो ये एपेलेट बोर्ड होंगे जिसको कि यहाँ पे प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एपेलेट बोर्ड कहा जाएगा, जिसमें एक चेयरमैन होंगे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और 1 मेंबर होंगे जो कि यहाँ पे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से नॉमिनेटेड होंगे. ओके, तो इतनी बातें याद रखनी है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है. लेकिन इस बिल को काफ़ी इशू कहा जा रहा है, यानी कि इसमें प्रॉब्लम है. जैसे कि इस बिल में क्या है कि आप देखो इस प्रोविजंस है जो कि डिक्लेयर कर रहा है कि रूल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है न्यूज़ ऑन मीडिया, डिजिटल मीडिया में, इसको प्रिस्क्राइब किया जा रहा है कि मी लिविंग इट वेग और अनक्लियर, यानी कि न्यूज़ ऑन डिजिटल मीडिया, कैसे न्यूज़ को यहाँ पे जो है कैसे न्यूज़ को यहाँ पे रोका जाएगा जो डिजिटल मीडिया में होते हैं. ट्विटर वगैरह में आप देख सकते हो, या फिर यूट्यूब के शॉर्ट वीडियोस ही आप देखो जिसमें कि काफ़ी फेक न्यूज़ को स्प्रेड किया जाता है. तो अभी ये क्लियर नहीं किया गया, ये टर्म्स अपने आप में ही वेग है. साथ ही यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है उन लोगों को जो कि यहाँ पे पब्लिकेशंस को लेकर आते हैं, तो पब्लिकेशंस मतलब कि किसी भी न्यूज़ को पब्लिक करने के लिए यहाँ पे रोका जाएगा. साथ ही यहाँ पे लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अब इस इंस्टीट्यूशन को स्वतंत्रता नहीं दी गई है जिससे कि वो अपनी जो है न्यूज़ को बाहर लेकर आए. साथ ही यहाँ पे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन भी करनी है सारे न्यूज़ को, वो भी डिजिटल मीडियम में. तो ये सारी यहाँ पे कुछ इश्यूज़ निकल कर आ रही हैं, बट कोई नहीं, दिस बिल इज़ नॉट एज मच एज इम्पॉर्टेंट जब तक ये एक्ट नहीं बन जाता. कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ इन शॉर्ट्स. फर्स्ट है इंक्रीजिंग टेन्योर ऑफ हाउस कमेटी. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर हम लोग देखें फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट का किया गया, तो इसमें एक पैनल है जो कि अपनी रिकमेंडेशन यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं राज्यसभा के चेयरमैन को.
रिकमेंडेशन ये है कि जो टेन्योर है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का, ये 1 साल का होता है, तो इसको 2 साल कर देना चाहिए, जिससे कि इस कमेटी की स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। साथ ही कमेटी आर जो होते हैं इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, जिससे कि जो भी रिपोर्ट है उसको अच्छे और बड़े पैमाने पे यहाँ पे डिस्कस किया जा सके। साथ ही यहाँ पे मर्ज करना है जो एग्जिस्टिंग कमेटी है, वो भी यहाँ पे जो इंडस्ट्री में है, कॉमर्स में है, तो उसको यहाँ पे मर्ज करने की बात की जा रही है कि एक ही में मर्ज कर देना चाहिए। इंडस्ट्री की अलग कमेटी होती है, कॉमर्स की अलग कमेटी होती है, बट इन दोनों को एक ही में कर देना चाहिए और एक न्यू कमेटी सेटअप करना चाहिए जो कि टूरिज्म और कल्चर के ऊपर हो। साथ ही एग्जामिन करना है कि क्या इशू हो, यानी कि वर्चुअल मीटिंग यानी डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी का। साथ ही अगर राज्यसभा सेक्रेटेरिएट की बात करें तो यहाँ पे सारे वैकेंसीज़ को फिलअप करना है और जिसमें कि डिस्पोज करना है 75% ऑफ इश्यूज़ जो कि लोअर और मिडल लेवल का हो। राज्यसभा की सेक्रेटेरिएट की बात करें तो यहाँ पे जो आर्टिकल 98 है उसी में इसको सेटअप किया गया, जिसमें कि कहा गया कि सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ हो हर एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट की, इट मीन्स की लोकसभा और राज्यसभा के। इनका जो फंक्शन है वो अंडर गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ राज्यसभा के चेयरमैन के तहत होता है। इनका मेन एक्टिविटी है कि सेक्रेटेरियल असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड करना और सपोर्ट करना राज्यसभा को, साथ ही यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी को सर्विस दे प्रोवाइड करना और साथ ही रिकॉर्ड यहाँ पे पब्लिश करना जो कि डे टू डे प्रोसीडिंग हो रही है। अब पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में समझते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो पार्लियामेंट्री कमेटी कहने का मतलब है कि एक ऐसी कमेटी जो कि अपॉइंट और इलेक्ट किया जाता है अपनी ही हाउस में और उनको नॉमिनेट करते हैं जो यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। इट मीन्स कि हु आर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स फॉर लोकसभा, यहाँ पे चेयरमैन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, फॉर राज्यसभा स्पीकर होते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करें तो आर्टिकल 105 है और 118 से ये निकल कर आया। पार्लियामेंट इज़ नॉट बाउंड, यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटी कोई भी रिकमेंडेशन देते हैं तो पार्लियामेंट ऐसे बाउंड नहीं है कि उनको मानना ही है। 2 तरीके की कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी जिसमें फाइनेंशियल कमेटी है, यहाँ पे DRSC कमेटी है, अदर्स कमेटी है जो कि परमानेंट होते हैं और हर 1 साल के बाद इसको बनाया जाता है। एडहॉक कमेटी होते हैं जहाँ पे अगर कोई स्पेशल टॉपिक के ऊपर अगर किसी डिस्कशन करनी है तब यहाँ पे इस कमेटी का फॉर्मेशन होता है। ओके, प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बात करें तो देखिए सबसे पहले आर्टिकल आपको रिमेंबर करनी है, आर्टिकल 62 क्लॉज 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें ये रखा गया है कि कैसे प्रेसिडेंट की वैकेंसी को फिल करना है। अगर वैकेंसी प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो एक्सपायर कर जाता है तो एक्सपायर करने के पहले, यानी कि बेसिकली आप देखो कि हमारे देश में जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आते हैं वो मिनिमम 5 ईयर्स के लिए होकर आते हैं, मैक्सिमम 5 ईयर्स है, ठीक है। और तो इनके टेन्योर कंप्लीट होने से पहले ही 6 मंथ्स बिफोर जो है वो इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इलेक्ट होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं, यहाँ पे MPs होते हैं दोनों हाउस के, लोकसभा और राज्यसभा के, साथ ही MLA होते हैं और वहाँ के MLA होते हैं स्टेट के, और यूनियन टेरिटरीज़ के भी MLA होते हैं दिल्ली और पुडुचेरी के। साथ ही अगर देखें तो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो राज्यसभा, लोकसभा जो असेंबली है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, ये सब पार्ट नहीं लेते हैं। देखिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर पार्ट नहीं करते क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर जो भी लोकसभा, राज्यसभा और यहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होते हैं उनको नॉमिनेट ही प्रेसिडेंट करते हैं। तो इसलिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखो वो बाइस्ड इलेक्शन हो जाएगा, वो फेयर गेम नहीं हो पाएगा। सो दैट्स वाई नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते। बट प्लीज़ रिमेंबर कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर दोनों होते हैं। फाइन, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो इलेक्शन है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बेसिस पे ही होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि कैसे जो वोट है वो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि हर एक तरीके का, जैसे कि जनरल इलेक्शंस जो होता है हमारे MLA और MPs के, तो वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पे जितने कैंडिडेट्स को खड़ा होना होता है वो करते, और जिनको मैक्सिमम वोट्स यहाँ पे लोगों के द्वारा दिया जाता है वो जीत जाते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन क्या है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मान लीजिए कि ये 4 लोग हैं, A है, B है, C है और D है, इतने कैंडिडेट है, लेकिन हर कोई वोट जो है यहाँ पे अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से देता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है तो 1 का यहाँ पे प्रेफरेंस होता है B, C, A एंड D। जैसे सेकंड कैंडिडेट है, मुझे अगर यहाँ पे प्रेफरेंस देना हो तो मैं यहाँ पे अगेन B, A, C, D को करूँगी। थर्ड है तो थर्ड यहाँ पे क्या करेंगे, तो थर्ड का यहाँ पे रहता है कि A, C, B और D, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि तीनों जो है यहाँ पे D को तो दिए ही दिए हैं, ठीक है, यानी कि ये ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो कि प्रेफरेंस क्या क्या है, यहाँ पे B है तो B तो रहेगा ही, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप देखो A है तो A रहेगा ही, तीसरे नंबर पे C है, C रहेगा, ठीक है।
और लास्ट में यहाँ पे डी रखा गया, तो डी यहाँ पे अब कट जाएगा। अब इसमें देखा जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा है, फिर 1 कटता है, 2 कटता है, फिर 3। यहाँ आपका क्या होता है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एक वोट जो है वो आपका ट्रांसफ़र होते ही जाता है। फाइन। अब यहाँ पे आप देखो कि एंटी डिफेक्शन लॉ है जो कि एप्लीकेबल नहीं होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो इलेक्टोरल्स जो है ना वो बाउंड ही नहीं होते हैं कि वो अपने पार्टी लाइंस के साथ यहाँ पे वोट करें। इट मीन्स कि कोई भी पार्टी के जितने भी मेंबर होते हैं तो उनको ऐसा नहीं है कि उस पार्टी के हर एक मेंबर जो है एक ही लोगों को वोट करे, इंडिविजुअल यहाँ पे आपका फ्रीडम है। अगर आर्टिकल 324 देखें हमारे संविधान में, चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात किया जाता है, तो उनके बारे में कहा जाता है कि प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन कराने का अधिकार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। आपके पास 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है अंडर विच आर्टिकल जो है गवर्नर की यहाँ पे अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है, इलेक्शन होती है, इलेक्शन ऑफ गवर्नर किस आर्टिकल के तहत होती है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अंडर आर्टिकल 324 किनकी इलेक्शन कराते हैं, ठीक है, इसका नाम आपको मेंशन करना है। सो ये 2 क्वेश्चन है। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल्स। अब ये आप देखो कि जो इलेक्शन कमीशन है, लीगल अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का, और मॉडिफाई करने की बात की जा रही है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल्स रूल्स 1960 की। तो यहाँ पे आप देखो कि बात किया जाता है कि इलेक्टोरल्स की रजिस्ट्रेशन कैसी होती है। जिनका एज 17 ईयर्स से ऊपर है तो वो एडवांस में जो है वोटर लिस्ट में इनरोल करा सकते हैं। इलेक्टोरल रोल आप देखो तो अपडेट होता है हर एक क्वार्टर में, और जितने भी एलिजिबल यंगस्टर्स है वो रजिस्टर्ड करा सकते हैं हर एक नेक्स्ट क्वार्टर में, जब भी उनका जो है एज 18 ईयर्स हो जाता है। ऑप्शनल यहाँ पे प्रोविज़न है कि आधार डिटेल से लिंक होना चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात करें, DSLS, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिसेंटली एड्रेस किया गया है कि जो पहली यहाँ पे ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की यहाँ पे सेशन इनॉग्रल हुआ है। तो आप देखो कि जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है इसी के तहत ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी बनाई गई है। इसमें क्या होता है, फ्री में लीगल एड, कानूनी तौर पर अगर कोई पचड़े है किसी भी डिस्प्यूट में, अगर कानूनी तौर पे फंस गए हैं तो अगर वकील हायर करना होता है तो काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसमें कि फ्री लीगल एड यानी कि फ्री में जो गरीब लोग हैं उनको यहाँ पे कानूनी तौर पे मदद की जाएगी, और इसके तहत यहाँ पे लोक अदालत यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। साथ ही आप देखो तो टोटल यहाँ पे 676 जो है आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हमारे देश में, और इसको डिस्ट्रिक्ट जज, उस डिस्ट्रिक्ट के जो जज होते हैं वो उसको हेड करते हैं। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो बर्डन है आज की डेट में आप देखो कि सारे कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं हमारे देश में, तो 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस हैं जो कि पेंडिंग है। तो इस तरीके से अगर हम लोग लोक अदालत का फॉर्मेशन करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो कोर्ट के ऊपर जो यहाँ पे काफ़ी बर्डन है केसेस को सॉल्व करने का, वो यहाँ पे कम हो जाता है। अब जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है 1987 की, इसकी अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली ये कानून नेशन वाइड यूनिफॉर्म नेटवर्क लेकर आया है, जिसमें एक ही बात किया जाता है कि फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस प्रोवाइड करना है सारे वीकर सेक्शन को। हमारे आर्टिकल आप देखो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है DPSP है, उसके आर्टिकल 39A के तहत ये कहा गया है कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना है जितने भी गरीब और वीकर सेक्शन है सोसाइटी में, जिससे कि क्या होता है कि गरीब और जो वीकर सेक्शन है वो यहाँ पे जो कोर्ट का फ़ीस होता है, वकील की फ़ीस होती है, वो यहाँ पे उनको पे नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए वो उनको फ्री में ही अगर कानूनी तौर पे मदद की जाए तो इससे क्या होगा कि जस्टिस फॉर ऑल का जो फंडा है वो इंश्योर हो पाएगा। साथ ही नासा की बात करें तो इसको लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत ही बनाया गया है, जिससे कि यहाँ पे जो लीगल एड प्रोग्राम है उसकी इम्प्लीमेंटेशन बेटर तरीके से हो सके। टेरिटोरियल और सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो फ्री लीगल सर्विस जो है वो यहाँ पे देखिए दिया गया है। फ्री लीगल सर्विस क्या है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी बनाई गई है, हाई कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी है, स्टेट लीगल सर्विस कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस कमेटी है, तालुक लीगल सर्विस कमेटी है। ओके, अब यहाँ पे टेली लॉ सर्विस टू बी मेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर सिटीजन्स फ्रॉम 2022। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो लीगल सर्विस है वो इंटीग्रेटेड डिलीवरी की जाएगी। जैसा कि एग्रीमेंट है तो नासा जो है वो यहाँ पे 700 लॉयर्स की सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वो भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक्सक्लूसिवली टेली लॉ प्रोग्राम। जो आपने देखा था, टेली लॉ कहने का मतलब है कि ये आपका जो है जो भी लीगल सर्विस है वो यहाँ पे आपका डिलीवर किया जाएगा। 2017 में इस कॉन्सेप्ट को लाया गया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा। साथ ही टेली लॉ जो है एक इनिशिएटिव है जो कि काफ़ी रिलेबल और एफिशिएंट ई इंटरफेस है, यानी कि अगर हम लोग देखें तो टेली लॉ जो है वो ऑनलाइन यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं आप लॉयर्स के साथ, ये प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है। अब ये जो एक्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पिटीशन है जैन कम्युनिटी के यहाँ पे फाइल किया गया था अंडर आर्टिकल 32, तो उसको यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया गया है। अभी आपको ये बताना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट फिर से न्यूज़ में है, तो न्यूज़ में इसलिए आ गया है क्योंकि ज्ञान वापी जो मस्जिद है उनकी पिटीशंस जो है वो संज्ञान में ले लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसमें हियरिंग होगी आगे चल के। की एक्ट क्या है, प्रोविजंस देख लेते हैं। तो देखिए इस कानून का जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 में ये कहा जाता है कि कन्वर्जन रोकना है। इट मीन्स कि हमारी देश जब आज़ाद हुई थी तो उससे पहले अगर कोई भी यहाँ पे हिंदू टेम्पल है तो उसको तोड़ के मुस्लिम टेम्पल नहीं बनाना है, मॉस्क वगैरह नहीं बनाना है। अगर मुस्लिम की कोई मॉस्क है तो उस जगह पे अब हिंदू टेम्पल नहीं बनानी है। इस तरीके का जो कोई कन्वर्जन किया जाता है रिलीजियस डिनोमिनेशन का पूजा करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, तो उसको यहाँ पर रोका जाता है अंडर सेक्शन 3। और सेक्शन 4 क्लॉज 2 कहा, इसमें कहा गया है कि कोई भी सूट है या लीगल प्रोसीडिंग है जो कि यहाँ पे कन्वर्जन की बात करते हैं, जो रिलीजियस कैरेक्टर है और ये एग्जिस्ट कर रहा है 15 अगस्त 1947 तक, जो कि कोर्ट में आज की भी डेट में पेंडिंग है, तो वैसे केसेस जो है अबेट हो जाएंगे। उसमें कोई भी फ्रेश सूट या फिर लीगल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं होगा। इस कानून का सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसका ये है कि जो स्टेट है ये इन्फोर्स करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट और ऑपरेशनलाइज्ड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस के ऊपर, जिससे कि जो इक्वालिटी है सारे रिलीजन और सेक्युलरिज्म को लेकर वो अपहोल्ड हो पाता है। यानी कि आप देखो कि इस कानून से यही बातें हैं कि अगर ऐसा कन्वर्जन होते रहे, यानी कि मॉस्क को तोड़ के टेंपल बनाओ, टेंपल को तोड़ के मॉस्क बनाओ, चर्च को तोड़ के मॉस्क बनाओ, फिर ये सारी चीज़ें चलते रहेगी तो हमारे देश में बचेगा क्या, और सेक्युलरिज्म का जो फंडा है ये कहाँ से निकल कर, ये कहाँ से यहाँ पे प्रूफ हो पाएगा। नेक्स्ट है जो फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे आया है। तो इस कानून में क्या है कि स्टैट्यूटरी कवर यहाँ पे ग्रांट करना है, जिसमें कि ऑलरेडी यहाँ पे जो फैमिली कोर्ट हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में इस्टेब्लिश है, तो उसी के लिए तो ये एक्ट से क्या होगा, जो फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 का है, जिसमें कि कहा जाता है कि फैमिली कोर्ट जो है उसको इस्टेब्लिश करना है बाय स्टेट, जिससे कि जो भी डिस्प्यूट है फैमिली और मैरिज का उसको डील कर सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिनको एम्पावर किया गया है कि वो इस एक्ट के लिए डेट को नोटिफाई करे, तो ये बातें कही जा रही है। और साथ ही जो गवर्नमेंट है हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के, वो यहाँ पे फैमिली कोर्ट जो है अपने अपने स्टेट में इस कानून के तहत वो सेटअप कर रखे हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे जो एप्लीकेशंस है इस एक्ट का, वो सारे डेट इस स्टेट का, तो उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। फिर है CCPA यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो यहाँ पे क्या है कि इनका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो 2 साल कंप्लीट हो गया। अब ये क्या है कि इसको बनाया ही गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत, जिससे कि जो कंज्यूमर की राइट है, हम जैसे लोग जो भी कुछ परचेज़ करने जाते हैं तो हमारा जो अधिकार होता है उसको प्रमोट, प्रोटेक्ट और इन्फोर्स करने के लिए। साथ ही इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो इसका एम होता है कि जो भी कंज्यूमर की राइट होती है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना। जैसे कि आप देखो कि कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं तो उसको यहाँ पे ख़त्म करना है। कोई एडवर्टीज़मेंट दिया जा रहा है जिससे कि जो कंज्यूमर है उसको गुमराह करने की बात की जा रही है। आज के डेट में आप देखो कि एडवर्टीज़मेंट जो है ना वो मिसलीड ही करने के लिए आता है। इट मीन्स कि आप देखो कि जो बिस्किट वगैरह होंगे, जो आप चिप्स वगैरह खरीदोगे, उसमें 50% एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा वो लिखते हैं, बट वो देते नहीं हैं। ये एक प्रॉब्लम है। साथ ही यहाँ पे एम्पावर किया गया है कि इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना है। अगर यहाँ पे कंज्यूमर राइट वायलेट हो रहा है तो ऑर्डर रिकॉल करना है। कोई भी अनसेफ गुड्स और सर्विसेज अगर प्रोवाइड किया गया है तो ऑर्डर डिसकंटिन्यू करना है अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है तो। साथ ही पेनल्टी भी इम्पोज करनी है उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर के ऊपर, इंडोर्सर के ऊपर और पब्लिशर्स के ऊपर भी, जो कि यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट जो है मिसलीड कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अपील भी यहाँ पे करने का रखा गया कि कोई भी कंज्यूमर का अगर यहाँ पे कोई भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो वो अपील कर सकते हैं। और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमेटी है, कमीशन है, तो इसके तहत जो है 30 दिन के अंदर वो यहाँ पे फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट। साथ ही अगर देखें तो जो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है तो 6 मंथ बिफोर जब से ये वैकेंसी अराइज होती है तब से इनकी वैकेंसी को भी फिल करना है। ठीक है, स्टेट लेवल में एपलेट बॉडी है, इसी कानून के तहत बनाया गया है कि स्टेट में अगर किसी का कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो नेशनल लेवल के कमीशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट में अपना कमीशन बनाया गया है, यहीं पर ये अपना जो है जो भी कंप्लेन है वो दर्ज कर सकते हैं। अचीवमेंट क्या है अभी तक 2 साल में, तो इनके द्वारा एडवाइजरी दी गई है ई कॉमर्स एंटिटीज़ को कि आयुष ड्रग्स को सेल करे। साथ ही गाइडलाइंस इशू किया गया है प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट और इस कानून के तहत। साथ ही वर्क किया जा रहा है जिससे कि फ्रेमवर्क वगैरह डेवलप कर सके और जो फेक रिव्यूज़ है उसको भी चेक किया जाता है ई कॉमर्स वेबसाइट्स में। ओके, आप देखते हो कि बहुत सारे जो अपने लोग होते हैं वो फेक रिव्यूज़ दे देते हैं कि वाओ दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी नाइस, दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी हेल्पफुल, वेरी गुड। तो ये सारे जो फेक रिव्यू है उसको भी यहाँ पे चेकआउट किया जाता है। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिटी लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेसन पसंद आ रही होगी।
तो देखिए अभी हम लोग स्लोली चल रहे हैं, बट मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सारी कंटेंट आप लोग के सामने हर एक मैगज़ीन को यहाँ पे कंप्लीट करूँगी ही। तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, इट्स वेरी टफ़ टू टैकल बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली, कि मैं मतलब कि ऑफिस भी करना होता है और फिर उसके बाद आकर यहाँ पे लेक्चर भी आप लोग के लिए बनाने होते हैं। तो कभी कभी काफ़ी टाइट शेड्यूल होता है जिसकी वजह से स्किप हो जाती है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि स्किप ना हो और डेली बेसिस में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करते रहूँ। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। ये मैगज़ीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आप मेंस का जब क्वेश्चन पेपर देखोगे, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे डिस्कस करूँगी ही आप लोग के साथ, अगर आप लोग चाहोगे। अदरवाइज़ मैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो देखोगे कि काफ़ी टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि हम लोग काफ़ी मंथ में इसको डिस्कस भी करते हैं और जो रिपीटेड फॉर्म में आते हैं। तो अगर इस तरीके से आप मंथली मैगज़ीन को फॉलो करके चलते हैं तो आपको काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा भी होगा। ओके, सो गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कल हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये लेसन से काफ़ी हेल्पफुल मिली होगी, काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है तो उसके लिए लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट, कोई सजेशंस होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।